फ्रेंड्स, हम डॉक्टर पूनम सिंह फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशन योर एजुकेटर। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की लास्ट इन टेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 158 पे दी गई है उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह है, व्हाई आर ह्यूमन बीइंग्स हु लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर एंड लुक्स सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। इसमें यह पूछा गया है कि ह्यूमन बीइंग्स जो कि साइज में, कलर में और लुक्स में एक दूसरे से इतने डिफरेंट दिखते हैं, उनको हम एक ही स्पीशीज में क्यों रखते हैं या फिर वो एक ही स्पीशीज को बिलोंग क्यों करते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ऑल्दो ह्यूमन बीइंग्स के करेक्टर्स में लाइक साइज, कलर एंड लुक्स में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन उनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है, क्रोमोसोम नंबर और उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो एक सा होता है, सिमिलर होता है। और दूसरा पॉइंट है, सभी ह्यूमन बीइंग्स जो है, ह्यूमन बीइंग्स कैन रिप्रोड्यूस और इंटरब्रीड to produce fertile offsprings। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। इनको हम एक ही स्पीशीज में क्यों रखते हैं, क्योंकि इनका क्रोमोसोम नंबर और जेनेटिक मेकअप एक सा होता है और सभी ह्यूमन बीइंग्स आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। इस इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है, इन एवोल्यूशनरी टर्म्स कैन वी से विच अमंग बैक्टीरिया, स्पाइडर्स, फिश एंड चिंपांजीज हैव अ बेटर बॉडी डिजाइन, व्हाई एंड व्हाई नॉट। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिश एंड चिंपांजीज में किस ऑर्गेनिज्म में बेटर बॉडी डिजाइन है। अगर वो है तो वो क्यों है, अगर वो नहीं है तो क्यों है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिश एंड चिंपांजीज ये आपस में बहुत अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं और अलग अलग हैबिटेट में इनहैबिट करते हैं। तो अपनी अपनी हैबिटेट के अकॉर्डिंग इनका जो बॉडी डिज़ाइन है वो उनके सर्वाइवल के लिए बेस्ट सूटेड है। फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया है, ऑल्दो इट हैज़ अ वेरी सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल डिज़ाइन, बट इट कैन थ्राइव इन हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस। जबकि चिंपांजी जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को शो करता है, वो एक्वाटिक कंडीशंस में जिसमें कि फिश रहती हैं उसमें नहीं सूट करता उसको वो, और वो नहीं रह सकता। तो इस तरह से जो हम नहीं कह सकते इसमें कि इनमें कौन सा बॉडी डिज़ाइन बेस्ट है, क्योंकि सभी का बॉडी डिज़ाइन उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग उन ऑर्गेनिजम्स के लिए बेस्ट सूटेड है। अब हम चैप्टर एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 159 पे दी गई है उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन इस तरह से है, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल pea plants bearing violet flowers with short pea plants bearing white flowers. The progeny all bore violet flowers, but almost half of them were short. Suggests the genetic makeup of tall parent can be predicted as option A capital T, capital D, capital W, capital W. Option B capital T, small w, small w. Option C capital T, small t, capital W, and option D capital T, small t, capital W, small w. तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे पी प्लांट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं जो हमने क्रॉस में ली हैं, फ्लावर कलर एंड द प्लांट हाइट। तो फ्लावर कलर वायलेट है और वाइट है, तो वायलेट कलर का जो जीन है यहाँ पे उसको हम W से डिनोट कर रहे हैं जो कि डोमिनेंट जीन है, और जो वाइट का कलर है वो स्मॉल w से डिनोट कर रहे हैं जो कि
रिसेसिव जीन है। इसी तरह प्लांट हाइट में जो टॉलनेस है उसको हम कैपिटल जी से डिनोट कर रहे हैं जो कि डोमिनेंट है, और शॉर्ट हाइट को हम स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं जो कि एक रिसेसिव जीन है। तो यहाँ पे जीनोटाइप ऑफ द शॉर्ट प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स जो होगा, यहाँ पे स्मॉल टी एंड स्मॉल डब्ल्यू हो, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स जो है वो रिसेसिव है, तो इसमें रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट होगी। अब हमें ये पता करना है कि जो टॉल प्लांट विद पर्पल फ्लावर का जीनोटाइप क्या होगा। तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू। जब ये होगा तो यहाँ पे इसकी जो एक ही एलील बनेगी कैपिटल टी एंड कैपिटल डब्ल्यू। लेकिन जो सेकेंड कंडीशन है उसमें ये कंडीशन अगर है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, तो यहाँ पे 2 तरह के एलील बनेंगी, कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू। अगर जीनोटाइप इस प्लांट का थर्ड कंडीशन में जो दिखाया गया है वो है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ एलील बनेंगी, और वो है कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल टी, स्मॉल डब्ल्यू। तो हम इन तीनों ही पॉसिबिलिटीज़ के साथ इस प्लांट का क्रॉस रिसेसिव कैरेक्टर्स के साथ करके देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसका जीनोटाइप क्या है। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब हम टॉल प्लांट के जीनोटाइप की और 3 पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। पहली पॉसिबिलिटी में ये है कि हम शॉर्ट एंड वाइट फ्लावर्स को होमोजाइगस टॉल एंड वायलेट से जब क्रॉस कराते हैं तो जो हमारी जनरेशन आती है वो ऑल टॉल विथ वायलेट फ्लावर्स आते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं है। हमारे क्वेश्चन में जो दे रखा है कि सभी प्लांट्स वो वॉयलेट कलर के हैं, लेकिन आधे प्लांट्स जो है उसमें शॉर्ट है, तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी हम देखते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू विद स्मॉल टी, स्मॉल डब्ल्यू। जब इसको क्रॉस कराते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे 50% जो प्लांट्स हैं वो टॉल एंड वॉयलेट है, और 50% प्लांट जो है यहाँ पे शॉर्ट एंड वॉयलेट है। तो इस तरह से ये हमारे आंसर में दे रखा है कि सभी प्लांट्स में इस जनरेशन की वॉयलेट कलर है, लेकिन 50% यहाँ पे टॉल है एंड 50% शॉर्ट है। तो इसलिए टॉल प्लांट का जो पॉसिबल जीनोटाइप है वो ये हो सकता है। हमने यहाँ पे तीसरी कंडीशन भी रखी थी जिसमें 4 टाइप्स ऑफ एलील्स बने थे। अगर हम इसके 4th को कंसिडर करें यहाँ पे, तो हम जब रिसेसिव कैरेक्टर्स को क्रॉस कराते हैं तो हमारे रेफरेंस जनरेशन में सभी शॉर्ट एंड वाइट प्लांट्स आते हैं, जो कि यहाँ पे आंसर में नहीं है, इसलिए ये जीनोटाइप भी सही नहीं लगता। तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो है जीनोटाइप कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। इस तरह से इसका आंसर जो सही है वो है ऑप्शन 3। इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज ऑप्शन ए our arm and a dog's foreleg, option B our teeth and elephant's tusk, option C potato and runner of the grass, and option D all of the above। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन डी राइट आंसर कैसे है, क्योंकि होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका ओरिजिन एंड द बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन उनके जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट केस में अगर हम इस देखें तो आवर आर्म एंड दी डॉग्स 4 लेग, ये दोनों ही 4 लिम्स हैं, यानी कि हमारी आर्म्स जो है वो भी 4 लिम्स है, और जो डॉग के जो 4 लेग है वो भी 4 लिम्स है, लेकिन हमारी आर्म्स जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस करती हैं, डिफरेंट टास्क करती हैं, लेकिन जो डॉग्स के जो 4 लेग हैं वो दे आर मेंट फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। तो इस तरह से ये होमोलोगस ऑर्गन है क्योंकि इनका ओरिजिन सेम है और फंक्शन डिफरेंट है। अब सेकंड केस में आवर टीथ एंड एलिफेंट्स टस्क। अब इसमें जो हम देखते हैं जो एलिफेंट के जो टस्क होते हैं वो इंसीजर टीथ के मॉडिफाइड वर्जन होते हैं, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन होता है वो हमारे टीथ जैसा ही होता है। तो दोनों ही केस में जो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है और जो ओरिजिन है वो सिमिलर है, लेकिन
यहाँ पे जो एलिफेंट में जो इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस लाइक डिगिंग एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ थर्ड केस जो है यहाँ पे पोटैटो एंड रनर ऑफ द ग्रास। अब जब हम इनको देखते हैं कि ये किस तरह से होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि पोटैटो जो है वो एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है और इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। इट डज द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। ये अंडरग्राउंड होके स्टार्च को स्टोर करता है। अब जो इसका जो दूसरा है यहाँ पे रनर ऑफ द ग्रास, रनर ऑफ द ग्रास जो है वो सब एरियल स्टेम है जिसमें भी नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं, लेकिन इसका फंक्शन पोटैटो के फंक्शन से डिफरेंट है। ये नॉर्मल स्टेम का फंक्शन करता है ग्रास के लिए, मतलब इट रन्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ दिस ग्रास, जिसमें लीव्स एंड शूट्स वगैरह अराइज होती हैं। तो दिस वे इन सभी ऑर्गन्स में अब इन सब के जो आपस में जो ओरिजिन है और जो उनका बेसिक प्लान ऑफ स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, लेकिन इनके जो फंक्शंस है वो डिफरेंट है इन सभी केसेस में। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आंसर डी है। चैप्टर एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन इस तरह से है, इन एवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विद ऑप्शन ए अ चाइनीज स्कूल बॉय, ऑप्शन बी अ चिंपांजी, ऑप्शन सी अ स्पाइडर एंड ऑप्शन डी अ बैक्टीरिया। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है चाइनीज स्कूल बॉय, बिकॉज इन एवोल्यूशनरी टर्म्स we have more in common with the Chinese schoolboy because we are the same species. We have the same species and genus, and that is Homo sapiens. इसके बाद अगर हम सिमिलरिटी देखें, इवोल्यूशन देखें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो चिंपांजी हैं वो हमारे एंसेस्टर्स हैं। तो ह्यूमन बींग्स एंड चिंपांजी में भी थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी होती है, जो कि लगभग 98% के बराबर होती है। लेकिन इस ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो चाइनीज स्कूल बॉय है। बाकी जो दो ऑप्शन है स्पाइडर एंड बैक्टीरियम, स्पाइडर वो एक इंसेक्ट है जो कि आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, और बैक्टीरियम एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि किंगडम मोनेरा को बिलोंग करता है। तो हियर द राइट आंसर इज ए। चैप्टर एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन इस तरह से है, अ स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आईज आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आईज। ऑन दिस बेसिस कैन वी से एनीथिंग अबाउट वेदर आई कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि स्टडीज में पाया गया कि चिल्ड्रन जिनका कि आई का कलर लाइट होता है उनके पेरेंट्स ज़्यादातर, उनके पेरेंट्स की आईज जो होती हैं वो लाइट कलर्ड की होती है। तो क्या इतनी इंफॉर्मेशन से हम ये बता सकते हैं कि जो यहाँ पे आई कलर का जो लाइट कलर का ट्रेट है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है? अगर वो हाँ है तो क्यों, और अगर वो नहीं भी है तो भी क्यों? तो इसके आंसर में हम ये जानना ज़रूरी है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे, ये बताने के लिए सफिशिएंट नहीं है कि आई का कलर इन पेरेंट्स में और उनके चिल्ड्रन में डोमिनेंट है या रिसेसिव, ये बताना डिफ़िकल्ट है। क्योंकि अगर हम ये कंसिडर करें कि आई का कलर, लाइट आई का कलर जो है अगर वो डोमिनेंट है और इसको हम कैपिटल एल पेरेंट्स में लेके चले लाइट आई कलर, और तो हम ये पाएंगे कि सभी बच्चों में जो कलर ऑफ आई है वो लाइट ही आएगा, क्योंकि एज पर द लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे प्रोजेनी में डोमिनेंट होने, ये करेक्टर डोमिनेंट होने की वजह से F1 फेरियर जनरेशन में सभी में ये कलर को एग्जिबिट करेगा। तो दूसरा केस अगर हम ये माने कि अगर ये रिसेसिव है, ये करेक्टर रिसेसिव है, तो इसको हम स्मॉल एल से देखें तो दोनों पेरेंट्स में अगर ये रिसेसिव करेक्टर है तभी सभी पेरेंट्स में ये करेक्टर आएगा जो कि रिसेसिव होगा। तो अभी हमको ये नहीं मालूम
कि ये कैरेक्टर डोमिनेंट है या रिसेसिव है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे आई का कलर इन दोनों ही जनरेशन्स में, यानी कि पेरेंट्स में और चिल्ड्रन में डोमिनेंट है या रिसेसिव है। इसके नेक्स्ट अगर हमें प्रोजेनी का कुछ पता होता या पेरेंट्स का जीनोटाइप किसी एक का पता होता तो हम ये बता सकते थे कि ये कलर ऑफ द आईज डोमिनेंट है या रिसेसिव है। इसलिए इसका आंसर नहीं में जाता है कि हम नहीं बता सकते इस इतनी इंफॉर्मेशन से कि यहाँ पे डोमिनेंट कलर है ये आई का ट्रेट या रिसेसिव है। चैप्टर एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन इस तरह से है, हाउ आर द एरियाज ऑफ स्टडी एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटरलिंक्ड। इसमें ये पूछा गया है कि एरियाज ऑफ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन एंड एरियाज ऑफ स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन किस तरह से इंटरलिंक्ड है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो एवोल्यूशन है वो है इट इज अ स्लो ग्रेजुअल कंटिन्यूअस प्रोसेस बाय विच द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्पीशीज डेवलप्ड इनटू एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ये वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ऑलरेडी जो स्पीशीज प्रेजेंट है वो डेवलप करके थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टेशन एंड वेरिएशन नई स्पीशीज को जन्म देती हैं और नई स्पीशीज अराइज होती हैं, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स में बढ़ जाती है और इनका जो नंबर है वो बढ़ता जाता है। तो इसको इंडिविजुअली स्पीशीज को स्टडी करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा नंबर में है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक पैथोलॉजी डिवाइस करी जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इट इज़ ए मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। यानी कि साइंटिस्ट ने क्या किया, जो एवोल्यूशन के थ्रू जो सिमिलर कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए थे उनको एक साथ रखा और जो थोड़े डिफरेंट हो गए थे उनको अलग रखा, जिससे कि सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को जब अलग अलग कैटेगराइज कर लिया गया और उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख लिया गया तो उनकी स्टडी करना थोड़ा इजी हो गया साइंटिस्ट के लिए। तो इस तरह से एवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए ही क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑर्गेनिजम्स का और उनका कैटेगराइजेशन और उनको प्रॉपर सिस्टमैटिक पोजीशन दी जाती है जिससे कि उनकी स्टडी को आसानी से किया जा सके। इस तरह से ही एवोल्यूशन एंड द क्लासिफिकेशन आपस में इंटरलिंक्ड है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चैप्टर एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म्स होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स विद एग्जांपल्स। यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स को एग्जाम्पल दे के समझाइए। तो हम जानते हैं सबसे पहले होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स किन्हीं भी दो ऑर्गेनिजम्स में वो दो ऑर्गन्स हैं जिनका स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन सेम होता है, इट इज सेम, बट इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है, फंक्शन इज डिफरेंट। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स की 4 लिम्स और बर्ड्स के विंग्स और मैन के 4 लिम्स आपस में होमोलोगस ऑर्गन है। वो किस तरह से है कि जो फ्रॉग है वो अपने 4 लिम्स को जंपिंग के लिए और स्विमिंग के लिए यूज करता है, जबकि बर्ड्स में जो उनके 4 लिम्स हैं वो मॉडिफाइड है फॉर द मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट, वो उससे उड़ते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स में जो 4 लिम्स हैं दे आर यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग द थिंग्स एंड परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो फ्रॉग की लिम्स और बर्ड्स के विंग्स और ह्यूमन के लिम्स का है, जिसमें कि उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। यानी कि उनका जो अंदर उनके जो बोन का स्ट्रक्चर, मसल का स्ट्रक्चर है वो सेम है, ओरिजिन सेम है, लेकिन उनकी जो फंक्शंस है डिफरेंट है। जैसे कि फ्रॉग जंपिंग के लिए यूज करता है और बर्ड्स अपने 4 लिम्स को उड़ने के लिए यूज करती है और मैन ग्रास्पिंग द थिंग्स यूज करता है। तो इस तरह से ये ऑर्गन्स जो है वो होमोलोगस है। लेकिन जो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं वो 2 ऑर्गन्स हैं 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जिनका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन डिफरेंट होता है।
लेकिन वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। क्योंकि बर्ड विंग्स जो इंसेक्ट्स में होते हैं, दे आर द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, और जो विंग्स ऑफ बर्ड्स हैं वो है मॉडिफिकेशन ऑफ देयर फोर लिब्स। तो उनका ओरिजिन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनका जो अंदर का स्ट्रक्चर है एनाटॉमिकली दे आर डिफरेंट, बट दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन ऑफ फ्लाइंग। तो इस तरह से होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन आपस में डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, आई होप, विद दीज एग्जाम्पल।